नमस्कार। मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, एमए सेम 4 के विद्यार्थियों के लिए झारखंड पर केंद्रित कविता लेखन पर बात करूंगी और साथ ही झारखंड के प्रमुख कवि और उनकी कविताओं की चर्चा करूंगी। झारखंड प्रदेश का गठन एक बड़े वैचारिक आंदोलन हूल उलगुलान का प्रतिफल था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले से ही 30-40 के दशक से झारखंड के अलग राज्य बनाने के आंदोलन पर तत्कालीन आदिवासी नेता मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, उसके बाद 70 के दशक में 70-80 के दशक में शिबू सोरेन, 90 के दशक में रामदयाल मुंडा और कई बड़े नेताओं का झारखंड गठन में योगदान है। हम सभी जानते हैं कि झारखंड बहुत पुराना भूखंड है। इसमें खनिज संपदा तो है ही, जंगल की हरियाली है। सांस्कृतिक रूप से यह विशिष्ट है। सांस्कृतिक विशिष्टता के आधार पर ही झारखंड का गठन हुआ है। लोगों में कला प्रियता है और साथ ही साथ गीतों को रचने की आदिम प्रवृत्ति भी है। उनके गीतों को, मुंडारी गीतों को, संथाली गीतों को, खड़िया गीतों को, हो गीतों को उनके संकलनकर्ता द्वारा हजारों की संख्या में संकलित किया गया है। जगदीश त्रिगुणायत की पुस्तक देखी जा सकती है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ झारखंड के काव्य परिवेश की छवि राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय गरिमा के साथ दिनों दिन विकास के पथ पर अग्रसर है। 2008 में जर्मनी के बॉन से प्रकाशित पत्रिका के एशिया विशेषांक में झारखंड के रामदयाल मुंडा, महादेव टोप्पो और निर्मला पुतुल की कविताएं प्रकाशित की गई थीं। झारखंड में कविता लेखन का जो परिदृश्य है वह 30 के दशक से उसका प्रारंभ माना जाना चाहिए। 30 के दशक में झारखंड की सुशीला समद को हिंदी की प्रथम आदिवासी कवयित्री होने का गौरव हासिल है। इसके पूर्व मैं बता दूं कि शरद चंद्र राय ने मैन इन इंडिया में जो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसमें लिखा है, क्योंकि छोटा नागपुर झारखंड अब झूठी नींद में नहीं है, न ही वह रोशनी के बिना जड़ता का शिकार बना, भूगोल का कोई निष्क्रिय हिस्सा है या कि उसमें आंदोलन की शक्ति नहीं रही। झारखंड की हिंदी कविता की परंपरा की बात की जाए तो 1930 के दशक से, कहना चाहिए 1934 में जब सुशीला सामंत का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, तब से लेकर आज तक 2020 तक हिंदी कविता का जो परिदृश्य है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिष्ट साहित्य समझता है कि यहाँ के लोगों के पास कोई लिखित साहित्य नहीं है, परंतु यह अवश्य जानना चाहिए कि जो आदिवासी समुदायों के जो गीत हैं वो बहुत ही उन्नत हैं। बहुत सारे गीतों के संकलन मौजूद हैं और प्रसिद्ध मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने मैन इन इंडिया में लिखा है, जहां तक साहित्य का सवाल है, छोटा नागपुर के आदिवासियों का अपना कोई लिखित साहित्य नहीं है, लेकिन उनके गीतों में उच्च स्तर का कवित्व है। कविता के गुणों से भरपूर ये गीत बेहद सुंदर तो हैं ही, इनकी बिंब संरचना की सादगी और सुंदरता रॉबर्ट बर्न्स जैसे
पाश्चात्य कवियों की कविताओं की याद दिलाती है। सुशीला सामंत सन 30 के दशक में झारखंड के सुदूर क्षेत्र चाईबासा में हिंदी कविताएं लिख रही थी। उनका प्रलाप काव्य संग्रह 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जिसकी भूमिका सरस्वती के संपादक देवी दत्त शुक्ल ने लिखी थी। हिंदी की दो चर्चित कवित्रियां सुशीला सामंत के दौर में प्रसिद्ध हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा। सुशीला ने स्त्री जीवन के अंधेरे, उजाले, सपने, संघर्ष, जिजीविषा के हर पहलू को काव्यात्मक अभिव्यक्ति दी है। सपने का संसार उनका दूसरा काव्य संग्रह है, जिसकी भूमिका तत्कालीन आलोचक, विख्यात आलोचक नलिन विलोचन शर्मा ने लिखी है। मैं सुशीला सामंत की कुछ कविता पंक्ति बताना चाहती हूँ। उनकी जो कविता है वीणा, उनकी पंक्तियां हैं: टूट गई है स्वर की लड़ियां, लुढ़क गई है वह वीणा, राशि हाय यह पंचम स्वर की, बन गई रंग अति दीना। नहीं आज क्यों लहराती है अद्भुत स्वर की वह लहरी, लहराती केवल निश्वासें, हृदय बेचती है गहरी। एक दूसरी कविता है पावस, जिसकी पंक्तियां हैं: बादल मृदुल मृदंग बजाते, गाते हैं अली गान प्रवीण, संभल संभल कर पैर उठाते, नाच मयूर रहे रसलीन, कदम और केतकी हंसती, मीन गई अपना तन भूल, क्षण भर उसको चैन न मिलता, लहरों में सुख झूला झूल। सुशीला सामंत का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और महादेवी वर्मा का 1907, सुभद्रा कुमारी का 1904। जिस दौर में 30 के दशक में 1934 में सुशीला सामंत का पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, लगभग उसी समय महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह 1930 में निहार, 1932 में रश्मि और 1934 में नीरजा प्रकाशित हुआ था। बहुत सारी समानताएं देखी जा सकती हैं। कविता की जो पंक्तियां हैं उनमें तो ये समानता दिखती ही है, साथ ही साथ जो भाषा है, कथ्य है, अभिव्यक्ति है, सौंदर्य का जो सवाल है, उसमें भी हम कुछ हद तक समानता पाते हैं और ये महिलाओं की शिक्षा की जागृति का परिणाम था। चाईबासा क्षेत्र में शिक्षा का तब तक अच्छा प्रचार प्रसार हो चुका था, इसलिए बहुत से लोग पढ़ लिख कर न केवल शिक्षित हो रहे थे बल्कि लेखन की ओर भी प्रवृत्त हो रहे थे। यहाँ तक कि सुशीला सामंत ने तो अब चांदनी नाम की एक पत्रिका का संपादन भी संभाला था। 70 के दशक की जहां तक बात है, उस दौर में 70-80 के दशक के दौर में जो कवि प्रमुख रूप से सामने आए उभर कर, उनमें प्रमुख हैं रमणिका गुप्ता, रामदयाल मुंडा, ग्रेस कुजूर, रोज केकेट्टा और महादेव टोप्पो। रामदयाल मुंडा का हिंदी काव्य संग्रह सन 1980 में प्रकाशित हुआ था, नदी और उसके संबंधी तथा अन्य नगीत। इस काव्य संग्रह में छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन जो बातें हैं अत्यंत गूढ़ हैं। वापसी, पुनर्मिलन और अन्य नगीत 1988 में प्रकाशित हुआ था और उस समय बीपी केसरी ने लिखा था, मुंडा जी की ये कविताएं अपनी बाबत आदिम गंध, शिल्प और शब्द रचना के इस कमी को पूरा करने में प्रेरक प्रतिमान सिद्ध होंगे। रामदयाल मुंडा की कविता की पंक्तियां देखिए। फसल कटाई के बाद पानी
नहीं होता है अपने मकान में। नदी को छोड़कर वह चला जाता है हिमालय। पलायन विस्थापन पर केवल 4-5 पंक्तियों में ये छोटी सी कविता कितनी गूढ़ बात करती है। उनकी प्रसिद्ध कविता है कथन शाल बन के अंतिम शाल का, जिसमें उन्होंने वर्तमान पर्यावरण, प्रकृति सभी को केंद्र में रख के पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा है, जंगल का आदमी जानता है कि मैं उसी का विस्तार हूं, उसकी सृष्टि का समष्टि रूप। वह जानता है कि जंगल को नष्ट करना खुद को नष्ट करना है, इसीलिए जंगल का आदमी मेरी पूजा करता है। रमणीका गुप्ता का कार्य क्षेत्र झारखंड भी रहा है, अतः उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं लिखी हैं। उनका काव्य संग्रह 1978 में तब और अब के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1980 में खूंटे, 1985 में पूर्वांचल एक यात्रा में भी उनकी कविताएं एकत्र हुई। रोशनी की लकीरें 1991 में रमणीका गुप्ता द्वारा संपादित कविता संकलन है। ये जो समय था 70 का दशक, यह समय कई नए कविता लेखन की ओर प्रवृत्त होने वाली प्रतिभाओं के उभरने का भी समय था। 70 के दशक में ग्रेस कुजूर और रोज क्रिकेटा कविता लेखन के क्षेत्र में उभर कर सामने आई। ग्रेस कुजूर ने 8वें दशक तक अपनी कविताओं के द्वारा रचनात्मक उड़ान तेज कर दी थी। सर्वाधिक विशिष्ट आदिवासी स्त्री कवि ग्रेस कुजूर की अगुवाई में नए सदी के पहले दशक के प्रथम वर्ष से ही स्त्री स्वर प्रमुखता से उभरने लगा है। हिंदी की रचनाशीलता में, स्त्री रचनाशीलता में ग्रेस कुजूर का बड़ा नाम है। उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं 80 के दशक में, 70 के दशक में और अभी तक 2020 तक उनकी जो कविताएं हैं उसका संकलन भी निकट भविष्य में प्रकाशित होगा, एक और जनी शिकार के नाम से। उसी की कुछ पंक्तियां मैं बताना चाहती हूँ। और अगर अब भी तुम्हारे हाथों की अंगुलियां थरथराई तो जान लो मैं बनूंगी एक और सिंगी दई, बांधूंगी फेंटा और कसेगी फिर से बेतरा की गांठ, और होगा झारखंड में फिर एक बार एक जबरदस्त जनी शिकार। ग्रेस कुजूर की कविताएं कई मुद्दों पर केंद्रित हैं। वह स्त्रियों के पक्ष में भी खड़ी हैं, वे पर्यावरण प्रकृति के पक्ष में खड़ी हैं, वे झारखंड की संस्कृति के पक्ष में खड़ी हैं। उनकी कविताएं झारखंड ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की हिंदी कविताओं में चर्चित कविताएं हैं और हिंदी कविता लेखन का अध्याय अधूरा ही माना जाएगा अगर उसमें इस कवित्री को शामिल नहीं किया जाएगा, सुशीला सामंत को शामिल नहीं किया जाएगा या रामदयाल मुंडा, महादेव टोप्पो को शामिल नहीं किया जाएगा। संवेदनशील कवियत्री माया प्रसाद जो वैचारिक रूप से संपन्न है, वे तो बेटियों की बुरी स्थिति से मर्माहत होकर यहां तक कह देती हैं, हम अजन्मे ही भले। उनकी एक कविता है कल, आज और कल। इस कविता की काव्य पंक्तियों में समस्त नारी जगत के लिए संदेश है, लेकिन मैं अपने चोटिल पांवों से पथरीली राहों पर चलती रही और छू लिया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर। यहाँ कवित्री का मैं उन सबके लिए है जो निरंतर संघर्ष का मार्ग चुनते हैं और तमाम गतिरोधों अवरोधों के बावजूद हिम्मत नहीं छोड़ते। माया प्रसाद रूढ़ियों बंधनों को भी तोड़ने की पक्षधर हैं,
जो स्त्रियों को पढ़ने लिखने और अपने पैरों पर खड़े होने से रोकता है। वे लिखती हैं, मैंने अनसुनी कर दी, मैंने तमाम नसीहत और जुनून की हद तक जाकर ज्ञान के अगाध सागर का मंथन किया, सबका सत्व पिया। डॉक्टर रीता शुक्ल यूं तो कहानी लेखन, कथा लेखन के क्षेत्र में बड़ा नाम है, लेकिन उन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी हैं। उनकी कुछ कविताओं के नाम मैं बता देती हूँ। ऐसी मेरी माँ थी, शत बार मृतिका, बंध सुखद, शाश्वत है आत्मा, चंदन वन, गांव की पुकार। झारखंड की हिंदी परंपरा में शैलप्रिया एक ऐसे रचनाकार के रूप में याद आती हैं जो आधी दुनिया के सपनों और सवालों को विचार और संवेदना की साझेदारी में चित्रित करती रही थी। उनके काव्य संकलन हैं अपने लिए, चांदनी आग है, घर की तलाश में यात्रा। अनीता वर्मा न सिर्फ झारखंड बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित कवयित्री हैं। उनके काव्य संकलन 2003 और 2008 में प्रकाशित हुए हैं। क्रमशः इस प्रकार हैं, एक जन्म में सब और रोशनी के रास्ते पर। उनकी कविता मेरा शहर की कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगी। इसी बीच धीरे धीरे विकास की हवा चलने लगी, गायब होने लगे नीम, आंवले और बेल के पेड़, बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी के भीतर से उगाई, कभी कभी अचानक कोई गंध भूले से चली आती है, जंगल मिट्टी की घास की याद दिलाती हुई, चेहरों से जा चुकी है पानी और हवा की नमी, उन्हें खोजना एक पुरानी सुरंग से गुजरने जैसा है। झारखंड की प्रसिद्ध स्त्री कवि हैं नीरा परमार। इन्होंने कहानी लेखन भी किया है और मुख्यतः ये कवित्री हैं। इनका काव्य संकलन 90 के दशक में ही प्रकाशित हो चुका था और विभिन्न स्त्री जीवन संघर्ष पर इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। प्रतिवेशी में भी इनकी कविताएं संकलित हुई थी। उसके साथ साथ युद्धरत आम आदमी, दलित अस्मिता, नारी संवाद इत्यादि पत्रिकाओं में भी इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। झारखंड की स्टेन शीला हेम्ब्रम अपने काव्य संग्रह चल चकवा का देश के लिए जानी जाती हैं। ये दुमका में संथाली विभाग में एचओडी थी। इन्होंने हिंदी में कविताएं जो लिखी हैं उनका संग्रह का नाम है चल चकवा का देश। उसी तरह स्टेला कुजूर 1994 ईस्वी में नदियां नाम से एक काव्य संग्रह लिखी है जो उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। 80 के दशक में, 90 के दशक में जो कवि और स्त्री कवि प्रमुख हुए उनमें रोज करकिट्टा का नाम है। उनका प्रसिद्ध काव्य संग्रह है पहली बारिश। वास्तव में यह खड़िया भाषा में लिखी गई थी जिसका उन्होंने स्वयं हिंदी अनुवाद किया है। इन्होंने अपनी कविताओं में स्थानीय परिवेश और जनजीवन का सही चित्रण किया है। वे मूलतः कथाकार हैं परंतु संवेदनशील स्त्री कवि भी हैं। झारखंड के महादेव टोप्पो सन 80 के दशक से निरंतर काव्य सृजन कर रहे हैं और 2017 में उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है जंगल पहाड़ के पाठ। त्रासदी एक आशा कविता का जर्मन भाषा में भी अनुवाद हुआ है और विकास परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों की बदहाली पर
महादेव टोप्पो ने बहुत ही महत्वपूर्ण कविता लिखी है, पेरवा खाक के कबूतर। हिंदी कविता में 2000 के बाद जिन प्रमुख कवियों को, स्त्री कवियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है, उसमें निर्मला पुतुल अपने 2 काव्य संग्रह नगाड़े की तरह बजते हैं शब्द अपने घर की तलाश में, इसकी वजह से प्रसिद्ध हुई हैं। आओ मिलकर बचाएं उनकी प्रसिद्ध कविता है। मैं चाहती हूं मेरी शब्दों की जमीन से उगे कई कई बिरसा मुंडा, चाहती हूं मैं नगाड़े की तरह बजे मेरे शब्द और निकल पड़े लोग अपने अपने घरों से सड़कों पर। आओ मिलकर बचाएं कविता में निर्मला पुतुल पर्यावरण, प्रकृति, संस्कृति की रक्षा के लिए सामूहिकता का आह्वान करती हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताजी हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, आओ मिलकर बचाएं। निर्मला पुतुल का जो काव्य संग्रह है, बाद का जो काव्य संग्रह है, जिसमें उन्होंने बेघर सपने काव्य संग्रह में लिखा है, एक दिन मेरा यह घर उन तमाम बेघर लोगों को घर बनाने का हौसला देगा जिनकी आंखों में वर्षों से अपना घर बनाने का सपना पल रहा है। वंदना टेटे का काव्य संग्रह कोंजोगा है, जो 2015 में प्रकाशित हुआ है। वे आदिवासी जनजीवन, संघर्ष, तेवर, आक्रोश, प्रेम, सपने को उद्धृत करती हैं। उनकी काव्य पंक्तियां हैं, कविताओं वाली नदी सूखने लगी है, गीतों के पहाड़ उजाड़ हैं, जटंगी के खेतों में हिंडालकों की मांस खुदी है, सूख गए हैं पोखरे, बादल पहाड़ों से आंखें चुरा रहे हैं। झारखंड के सुदूर मनोहरपुर से जसिंता किरकिट्टा आती हैं। उनके प्रथम काव्य संग्रह अंगोर का हिंदी उनके प्रथम काव्य संग्रह अंगोर का अंग्रेजी और जर्मन भाषा में भी अनुवाद हो गया है। उनकी काव्य पंक्तियां देखिए, कविता भूख की आग पर पकती हुई गुनगुनाती है और उठने वाली है एक साथ कई घरों की आग, भूख के सारे कारणों के खिलाफ। नदी और लाल पानी, सुगना की कब्र और मड़वा का अंकुर, टूटते पहाड़ और टूटती जिंदगियां, इस काव्य संग्रह की प्रसिद्ध कविताएं हैं। उसका दूसरा काव्य संकलन जड़ों की जमीन प्रकाशित हुई है 2018 में। ये हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में प्रकाशित हुई है। उसकी एक कविता है घास और फूलों के लिए। एक ऐसे शहर की तलाश में भटकना चाहती हूं मैं पृथ्वी पर, जिसने घास और फूलों को बचाने के लिए झोंक दी हो अपनी पूरी ताकत, लड़ाई लड़ी हो कोई घासों के लिए, प्राण गंवाए हो कभी फूलों के लिए। धुआंती लकड़ी कविता में वो लिखती हैं, बारिश में खड़ी है धुआंती लकड़ी, धुआंती लकड़ी यानी उम्मीद है कि आग फिर से धधकेगी। यह सबक है उन पत्थरों के लिए, रगड़ से जिनकी पैदा हो सकती है आग, मगर खड़े हैं जो एक दूसरे के खिलाफ। इसलिए बारिश के बीच भी अड़ी है, खड़ी है धुआंती लकड़ी, पड़ती है उस पर सबकी नजर, मचता है कोहराम, कहां से आई वह धुआंती लकड़ी, लगा देगी आग जंगल में, बुझा दो इसे, उस आदमी को पकड़ो जो इसके पीछे खड़ा है। उसका तीसरा काव्य संकलन ईश्वर और बाजार इसी वर्ष प्रकाशित हो चुका है और अपने 3 काव्य संकलनों के साथ वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी हैं। कोराइन डूबा चर्चित कथाकार ज्योति लकड़ा की कहानी है। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। तुम डरते हो मुझसे इसलिए
घोंघी सा सुरक्षा घेरे के चक्रव्यूह में फंसाए रखते हो मुझे कि मैं उससे कभी बाहर निकल ही न सकूं। और झारखंड के सांस्कृतिक अगवा और चिंतक रामदयाल मुंडा पर केंद्रित उनकी कविता की पंक्तियां हैं। जिस साखू की लकड़ी से बने ढोल से अखड़ा दहकता रहा, जिसकी लाठी से आंदोलन की आग सुलगती रही, वह साखू का पेड़ ढह गया। अघोषित उलगुलान। और यह पलाश के फूलने का समय है कि प्रसिद्ध कवि अनुज लुगुन की 2017 में बाघ और सुगना मुंडा की बेटी नामक लंबी कविता किताब प्रकाशित हुई है। अनुज ने बिरसी, डोडे वैद्य, रीडा हडम के द्वारा सहजीविता, सामूहिकता, सहधर्मिता की आवश्यकता पर बल दिया है। अनुज लिखते हैं, जिसे तुम खोज रही हो वह बाघ एक हमारे बीच है और एक पहाड़ी के उस पार। दोनों का समझौता न हो, इस पर बल देना जरूरी है। कविता की ये पंक्तियां भी ध्यान खींचती हैं, जो आज के समय का यथार्थ है। हर गांव जो वैश्विक ग्राम की संधि पत्रों से असहमत होगा, वह दंडकारण्य होगा, वह अरण्य होगा, वहां बाघ हमला करेगा। मुक्तिबोध की अंधेरे में 60 के दशक में बढ़ रहे अंधेरे का व्याख्यान है। धूमिल की पटकथा भारत की स्वतंत्रता से लेकर 60 के दशक के मोहभंग की दास्तान है, तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी 21वीं सदी में वैश्विक पूंजीवाद से पिसते और मिटते घटते आदिवासी के साथ ही सर्वहारा समाज का कटु यथार्थ है। अनुज का काव्य संग्रह अघोषित उलगुलान के नाम से ज्ञानपीठ से प्रकाशित होगा। उसमें अघोषित उलगुलान, एकलव्य का संवाद, गुरीले का आत्मकथन, चिड़ियाघर में जेबरा की मौत, जंगल संताल, महुआ चुनने वाला हूं, मदैत अखड़ा, ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं। लगभग 70 के आसपास उनकी कविताओं का यह संकलन अघोषित उलगुलान के नाम से प्रकाशित होगा। कथा और उपन्यास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो चुके रणेंद्र ने कविताएं भी लिखी हैं। उनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, थोड़ा सा स्त्री होना चाहता हूं, 2010 में। उनकी एक कविता समझिए साहब की कुछ पंक्तियां बताना चाहती हूं। कैसे समझाएं साहब, ये खतियान में दर्ज जमीन के टुकड़े भर नहीं हैं। हमारे खेत हमारी भूख का विस्तार हैं, हमारे होने के सबूत। हरी तीमा की गहरी जड़ों से जुड़ी हैं हमारी सभ्यता की जड़ें। पहाड़, नदी, पेड़ों में हमारे देवताओं का वास है। और इस साखू का क्या करेंगे जिसकी जड़ें मरती ही नहीं, हर चट्टान फोड़कर फुनकती हैं, हर गर्जन पर भारी हैं। महुआ के टपकने, गुलैची के खिलने और धान में दूध भरने की ध्वनियां, और आपको कैसे समझाएं साहब। सरिता सिंह बड़ाइक का काव्य संग्रह नन्हे सपनों का सुख के नाम से प्रकाशित हो चुका है। वे नागपुरी और हिंदी में लिखती हैं और उनका काव्य संग्रह झारखंड के जीवन और संघर्ष प्रकृति को दर्शाने वाला काव्य संग्रह है। झारखंड क्षेत्र में जिनका काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है, उनके नाम हैं शिवशंकर मिश्र, शंभू बादल, विद्याभूषण, कुमार विजेंद्र, अश्विनी कुमार पंकज, अनवर शमीम, अशोक सिंह, रश्मि शर्मा, वीणा श्रीवास्तव, मंजू ज्योत्सना। कुछ नाम हैं जो जिन्होंने कविताएं तो लिखी हैं लेकिन उनके काव्य संग्रह अभी उपलब्ध नहीं हैं। उनके नाम हैं भारत यायावर, शिरोमणि महतो, अनिल हाथू, प्रहलाद चंद्र दास, बिपिन बिहारी,
और झारखंड के ही कवि हैं प्रियदर्शन, जिन्होंने अच्छी कविताएं लिखी हैं। उनके काव्य संग्रह का नाम है नष्ट कुछ भी नहीं होता। एक लंबी लिस्ट है जो झारखंड में काव्य क्षेत्र में बड़ा नाम बनने की ओर अग्रसर हैं। उनमें प्रमुख हैं उज्ज्वला ज्योति तिग्गा, नितिशा खलखो, प्रेमी मोनिका तोपनो, शशि नीलिमा डुंगडुंग, उसी तरह रश्मि शर्मा। झारखंड में काव्य के क्षेत्र में इनका अच्छा नाम हो सकता है। 1987 में बिरसा मुंडा के उलगुलान पर धरती आबा के नाम से एक खंड काव्य लिखा था बलदेव मुंडा ने, जिसे तत्कालीन बिहार सरकार के राजभाषा विभाग ने पुरस्कृत किया था। उज्ज्वला ज्योति तिग्गा का नाम लेना जरूरी है झारखंड के काव्य लेखन के क्षेत्र में। उनकी कविताएं कई संकलनों में प्रकाशित हैं। प्रभात खबर में उनकी जो कविता प्रकाशित हुई थी उसे मैं बताना चाहती हूँ। मैं हवा हूँ, धूप हूँ, पानी हूँ, गुदगुदाती हूँ हवा बन अपनी उंगलियों से किसी बच्चे का कोमल सा गाल, छू लेती हूँ फिर धूप बन अंधेरों से घिरे हर अनाम चेहरों को, टपक पड़ती हूँ बूंद बन फूलों पर, पत्तियों पर, नन्ही कोंपलों अंकुरों पर, चाहती हूँ श्वास बनूं मैं, रक्त बन बहूं शिराओं में, मुस्कान सी बिखर बिखर जाऊं। उनका अलग से काव्य संग्रह तो प्रकाशित नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कई अच्छी कविताएं लिखी हैं, जैसे धरती के अनाम योद्धा, बांस की नन्ही सी टहनी, शिकारी दल जब आते हैं, जंगली घास। झारखंड क्षेत्र में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, उन कविताओं में विशिष्ट सौंदर्य बोध को तलाशा जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद की उक्ति को बताना चाहूंगी कि हर समाज की कलात्मक अभिव्यक्ति अपने ढंग की होती है, उसके अपने कलात्मक प्रतिमान होते हैं। इसीलिए किसी अन्य जाति या समाज के गीत कविता के प्रतिमानों के आधार पर उनका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। ये कुछ नाम हैं जो मैंने झारखंड के कविता लेखन के क्षेत्र में बताया है। उम्मीद करती हूँ कि ये कवि आगे की पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक होंगे, प्रेरणा प्रदान करते रहेंगे और झारखंड में गीतों के साथ इसी तरह कविताएं लिखी जाती रहेंगी।